अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले एक टॉपिक को जो कि है हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर नर्वस डिसऑर्डर्स। कि अगर हमारे पास नर्वस डिसऑर्डर्स हैं, हमारी बॉडी नर्वस डिसऑर्डर्स का सामना कर रही है, तो उसकी पहचान कैसे लगाई जाए, कैसे उन्हें डायग्नोस किया जाए। तो डायग्नोस करने के लिए जो हमारे पास टेस्ट मौजूद हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। तो लिखा हुआ टू डायग्नोस अ नर्वस डिसऑर्डर नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट हैव बीन डेवलप्ड। नर्वस डिसऑर्डर को मालूम करने के लिए कई ज़्यादा हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट मौजूद हैं। जो मोस्ट कॉमनली और ज़्यादा यूज़ होती हैं उनमें है एक हमारे पास ईईजी, उसके अलावा सीटी स्कैन और उसके अलावा एमआरआई। सीटी स्कैन और एमआरआई ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और बाकी उसके अलावा ईईजी भी हमारे पास मौजूद है। तो पहले हम इसी ईईजी यानी कि इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम का जिक्र करते हैं, जिसको ईईजी भी लिखा हुआ है। इसके बारे में बात करेंगे तो लिखा हुआ है इट इज़ अ न्यूरो इमेजिंग टेस्ट विच कैन डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड माइन्यूट चेंजेस इन इलेक्ट्रिक एक्टिविटी विद इन द ब्रेन। हमें मालूम है कि हमारे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स आते हैं जो हमारे नर्व इम्पल्सेस होते हैं। ये इलेक्ट्रो सिग्नल्स जो हमारे पास आ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, इनके आने से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी हमारी बॉडी में होती है, और ये दिमाग के अंदर चेंज होती रहती है। कभी पॉजिटिव चार्जेस आ गए, कभी नेगेटिव चार्जेस आ गए, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है हमारे ब्रेन में चेंज होती रहती है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करना और फिर एक चार्ट बनाना, जिसे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ बनाना, ये टेक्निक इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कहलवाती है। तो लिखा हुआ है दिस टेस्ट यूजिंग मैक्रो इलेक्ट्रोड्स। इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स जो है लगाए जाते हैं दिमाग के ऊपर। इलेक्ट्रोड्स जो हैं दरअसल ये चार्जेस को डिटेक्ट करने का काम करेंगे। ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं कहाँ लगाए जाएंगे, स्किन पर लगाए जाएंगे या स्कल्प के ऊपर लगाए जाएंगे। स्कल्प हम जो है स्किन की ऊपर वाली लेयर कहते हैं, जहाँ पर हमारे हेयर ग्रो करते हैं, तो उस लेयर को हम स्कल्प कहते हैं। तो स्कल्प पर या स्किन पर इलेक्ट्रोड्स को अटैच किया जाएगा, जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो अटैच किए गए हैं, जो कि स्किन के ऊपर मौजूद है। अब ये चार्जेस को डिटेक्ट करेंगे, और फिर जब चार्जेस को डिटेक्ट करेंगे तो एक रीडिंग देंगी, जिसे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ कहा जाता है। ये रीडिंग हमारे पास मौजूद आएगी, जिसके अंदर हमें एक्टिविटी का पता चलेगा कि किस तरह से नर्व इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं और किस तरह से हमारे पास ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो लिखा हुआ है इट प्रोड्यूसेस अ चार्ट, ये एक चार्ट बनाएगा, एन इनसेफेलोग्राम विच शोज हाउ ब्रेन वेव्स vary by frequency and amplitude by electrical output from the brain charges over time। तो ब्रेन के ऊपर जो चार्जेस आएंगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आएंगे, तो उनकी वजह से किस तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, किस तरह से वो बदल रही है, किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, तो ये सारा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में पता चलेगा। अब बेसिकली इसका जो काम है वो हमारे नर्व इम्पल्सेस की मूवमेंट को देखना है, नर्व इम्पल्सेस कितने जनरेट हो रहे हैं, तो ये सारा उसी के बारे में होता है। अब इसकी वजह से कई सारी हमें बीमारी को पता चलेगा, जैसे कि अगर कोई इंसान एनेस्थेशिया दी जाती है किसी को बेहोश करने के लिए, फिर हम देखेंगे कि उसके अंदर नर्व इम्पल्स कितने जनरेट हो रहे हैं, फिर उस हिसाब से मेयार उसका सेट किया जाता है हमारे पास एनेस्थेशिया का, कि ज़्यादा वो ब्रेन एक्टिविटी को डैमेज ना कर दे। उसके अलावा कोमा के अंदर भी हम लोग देख रहे होते हैं इसी टेक्निक को यूज़ करके कि ब्रेन एक्टिविटी किस तरह से हो रही है। और उसके अलावा जो हमारे पास मिर्गी की बीमारी होती है, जिसे एपिलेप्सी कहा जाता है, तो उसके अंदर भी हम इस इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का यूज़ करते हैं इस चार्ट का, ताकि हमें ब्रेन की एक्टिविटी का पता चले। फिर हमारे पास एक और टेक्निक मौजूद है जो कि हमारे पास कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहलवाती है, या जिसको हम आमतौर पर सीटी स्कैन कहते हैं। सी से मुराद है कंप्यूटेड और टी से मुराद है टोमोग्राफी। अगर कंप्यूटेड टोमोग्राफी की बात करेंगे तो इसका मतलब है कंप्यूटराइज्ड एक्सरे इमेजिंग प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कंप्यूटर और एक्सरेज की मदद से इमेज बनाई जाती है। तो इसके अंदर क्या होगा, लिखा हुआ है इन विच एन एक्सरे बीम रोटेट्स अराउंड द बॉडी। एक इंसान की बॉडी के अराउंड जो है एक्सरे बीम जो है, एक्सरेज के ये जो रेडिएशंस होंगे वो रोटेट करते रहेंगे, और उनके सिग्नल से क्या होगा, लिखा हुआ है प्रोड्यूसिंग सिग्नल्स दैट आर प्रोसेस्ड बाय द मशीन्स कंप्यूटर टू जनरेट क्रॉस सेक्शनल इमेजेस आर स्लाइसेस। फिर जब रोटेशंस होगी बॉडी के अराउंड में, फिर कुछ सिग्नल्स आएंगे जो कि मशीन के पास पहुंचेंगे, और मशीन उन सिग्नल्स को देख करके 3D इमेजेस भी जनरेट कर सकती है। तो इमेजेस जो हैं फिर मशीन जनरेट करेगी, यानी कंप्यूटर जनरेट करेगा। पहले एक्सरेज जो है वो एक इंसान के अराउंड में घूमेंगी,
और फिर उसके बाद तस्वीरें जो है वो कंप्यूटर बनाएगा उन एक्सरेज को देखने के नतीजे में। लिखा हुआ है दीज स्लाइसेस आर का टोमोग्राफिक इमेजेस। जो तस्वीरें बनाई जा रही हैं उन्हें हम लोग टोमोग्राफिक इमेजेस कह रहे हैं। एंड कैन प्रोवाइड मोर डिटेल इंफॉर्मेशन देन कन्वेंशनल एक्सरेज। आमतौर पर जो एक्सरेज लगाई जाती है एक बॉडी के ऊपर उससे ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन ये टोमोग्राफिक इमेजेस दे देते हैं। बॉडी के अंदर डिटेल से ये हमें सारा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो ये सिर्फ सीटी स्कैन सिर्फ ब्रेन का नहीं, लंग्स का, हमारी एब्डोमेन का, हमारे मुख्तलिफ पार्ट्स का हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीटी स्कैनर्स जो है वो 3D व्यू ऑफ बॉडी देते हैं और उसके अलावा इनकी जो है ज़्यादा डिटेल मौजूद होती है और उसके अलावा इसका जो हमारे पास एक्सरेज है वो 100 टाइम्स ज़्यादा होती हैं आम एक्सरेज के मुकाबले में। और ये जो है रोटेशन हो रही है एक्सरेज की और एक्सरेज की रोटेशन के बाद जो है हमें इमेज देखने को मिलेगा। फिर हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के बारे में, जिसको MRI कहा जाता है। ये रेडियोलॉजी की टेक्निक है। तो लिखा हुआ है इट इज़ अ रेडियोलॉजिकल टेक्निक दैट यूजेस मैग्नेटिज्म, रेडियो वेव्स एंड ए कंप्यूटर टू प्रोड्यूस डिटेल्ड इमेज ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर 3 चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। एक तो कंप्यूटर जो कि इमेज को बनाएगा, उसके अलावा 2 चीज़ें और यूज़ की जा रही हैं। एक तो मैग्नेट इसके अंदर यूज़ किया जा रहा है और उसके अलावा वेव्स यूज़ की जा रही है, वो है हमारे पास रेडियो वेव्स। तो मैग्नेट और कंप्यूटर और उसके अलावा रेडियो वेव्स का इस्तेमाल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI के अंदर हो रहा है। और इसकी वजह क्या होगी, ताकि हमें डिटेल्ड इमेज बॉडी स्ट्रक्चर्स के मिल सके। तो MRI सिर्फ ब्रेन का नहीं, ये भी CT स्कैन की तरह हमारे मुख्तलिफ पार्ट्स का होगा। मज़ीद लिखा हुआ MRI स्कैनर इज़ अ ट्यूब सराउंडेड बाय अ सर्कुलर मैग्नेट। MRI स्कैनर जो है ये एक ट्यूब होती है जिसके अंदर एक मैग्नेट लगा होता है जो सर्कुलर यानी गोल मैग्नेट होता है। और मज़ीद लिखा हुआ है द पेशेंट इज़ प्लेस्ड ऑन अ मूवेबल बेड दैट इज़ इंसर्टेड इनटू द मैग्नेट। MRI स्कैनर के अंदर इंसान को दाखिल किया जाएगा। एक बेड पर इंसान होगा, वो बेड उस स्कैनर में दाखिल किया जाएगा। जब बेड स्कैनर में गया तो स्कैनर के सराउंडिंग में मैग्नेट मौजूद है, यानी कि मैग्नेट के अंदर जो है मैग्नेट की सराउंडिंग में इंसान को दाखिल किया जाएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक बेड है, मूवेबल है, जो मशीन के इस पूरे मशीन के अंदर की तरफ दाखिल होगा और इसके सराउंडिंग में यानी कि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर इसके पास जो है मैग्नेट्स लगे हुए होंगे। तो मैग्नेट्स भी यहाँ लगे हुए हैं और इंसानों को मैग्नेट्स के अंदर दाखिल किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि मैग्नेट्स का यहाँ यूज़ क्यों हो रहा है। तो लिखा हुआ है द मैग्नेट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेट्स के आने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी और इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है दैट अलाइंस द प्रोटॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी जो कि इन मैग्नेट्स की वजह से डेवलप हो रही है, ये हाइड्रोजन के एटम्स के अंदर जो प्रोटॉन्स मौजूद होंगे उन्हें अलाइन कर देंगी, यानी कि उन्हें सीधा कर देगी। अब जो आमतौर पर हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उसके अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो स्पिनिंग कर रहे होते हैं, वो स्पाइनिंग मूवमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन ये उन्हें अलाइन कर देगी, सबको सीधा कर देगी मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कहाँ से है? दरअसल इंसान की बॉडी की बात हो रही है। जब इंसान की बॉडी दाखिल होती है, हमें मालूम है हमारी बॉडी के अंदर 70% जो है वो वाटर मौजूद है। हमारी बॉडी में 70% वाटर है, उस वाटर के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। अब हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन्स हैं वो स्पिनिंग के बजाय वो अलाइन हो जाएंगे, वो सीधे हो जाएंगे। फिर जब वो सीधे हो जाएंगे हमारे हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स, तो क्या होगा? मज़ीद लिखा हुआ विच आर देन एक्सपोज टू बीम ऑफ रेडियो वेव्स। फिर उन प्रोटॉन्स पर रेडियो वेव्स लगाई जाएंगी और फिर उसके बाद दोबारा से ये हमारे जो प्रोटॉन्स है वो स्पिन करते रहेंगे और फिर उसके बाद ये एक सिग्नल जो है जनरेट करेंगे प्रोटॉन्स, यानी कि वेव्स के नतीजे में इनसे भी जो है कुछ वेव्स जनरेट होंगी प्रोटॉन्स में से और फिर वो जो वेव्स होंगी ये MRI स्कैनर ले लेगा। वहाँ एक्सरेज यूज़ की जा रही थी, यहाँ रेडियो वेव्स यूज़ की जा रही हैं। तो रेडियो वेव्स जो हैं मशीन के पास पहुँच जाएंगी, MRI स्कैनर के पास, और फिर कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को लेकर के एक डिटेल्ड इमेज जो है दरियाफ्त करेगा। तो इसके अंदर बेसिकली ह्यूमन बॉडी का भी यूज़ हो रहा है, ह्यूमन बॉडी के प्रोटॉन्स यूज़ हो रहे हैं और उसके अलावा रेडियो वेव्स यूज़ हो रही हैं। और रेडियो वेव्स काम नहीं करती अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होती, क्योंकि वो प्रोटॉन्स को रोक के रखती है। अब इस MRI स्कैन के दौरान एक पेशेंट को कुछ टाइम के लिए ये भी कहा जा सकता है कि वो अपनी सांस को भी रोक ले, ताकि एक ठीक से जो है इमेज डेवलप हो सके। फेडरल की बुक से देखेंगे तो यहाँ पर पेशेंट की टेबल है और फिर वो दूसरी टेबल अंदर की तरफ गई है, मूवेबल बेड जो है,
स्कैनर को आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैग्नेट्स इसके अंदर लगे हुए हैं और रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है कॉइल भी लगी हुई है जो कि रेडियो वेव्स को जनरेट करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज को। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।